हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए छंद का यह प्रथम भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो 1 से 2 बार देखने के बाद छंद उनको स्वतः ही समझ में आने लगेगा। प्यारे छात्रों, चलते हैं आज इस हिंदी के टर्न में हम आपको छंद पढ़ाते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये छंद क्या है, चलते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। छंद शब्द छद आच्छादने धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है और इसकी परिभाषा बनती है प्यारे छात्रों चंदयति आह्लादयति इति छंदः। चंदयति आह्लादयति इति छंदः। छंद क्या है प्यारे छात्रों कि निश्चित रूप से जो काव्य को आह्लादन के योग्य बनाता है, जो काव्य को आह्लाद आनंद के योग्य बना देता है वो फिर छंद कहते हैं। तो वैसे भी आप जाने कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक प्यारे छात्रों कौन है? आचार्य पिंगल है। कौन है? आचार्य पिंगल। इसलिए प्यारे छात्रों इस छंद को लक्षणतया पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। जब भी पिंगल शास्त्र कहा जाए इसका मतलब है ये छंद शास्त्र की चर्चा हो रही है। तो पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र तो क्यों कहते हैं प्यारे छात्रों? क्योंकि निश्चित रूप से छंद के आदि प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल, और पिंगल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है छंद सूत्र। छंद सूत्र में प्यारे छात्रों आचार्य पिंगल ने छंद के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो ये तो छंद की एक साधारण सी बात है प्यारे छात्रों। अब छंद कब से आविर्भूत हुआ, छंद का आविर्भाव किसने किया? क्या आचार्य पिंगल से ही छंद सूत्र का आविर्भाव हुआ अथवा इसके पूर्व भी काव्यों में छंदों की योजना की जाती थी? चलते हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो प्यारे छात्रों आप जानते हैं कि वेद को जानने के लिए निश्चित रूप से 6 वेदांग है, और 6 वेदांगों में प्यारे छात्रों छंद भी एक वेदांग है। तो आप ध्यान दें कि षडंगो वेदो अध्यय ज्ञेयस्य ऐसा कहा गया है। तो 6 अंगों के अंतर्गत छंद भी आता है प्यारे छात्रों, और कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी प्यारे छात्रों छंद क्या है? ये वेद पुरुष के पैर है। तो जिस प्रकार से बिना पैर के कोई भी व्यक्ति गतिमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से यदि काव्य में छंदों की योजना न की गई हो तो वह छंद लयबद्ध नहीं होता, और लयबद्ध जब छंद काव्य नहीं होगा तो वह चिर अस्थायी भी नहीं बनेगा और हृदय में हृदयग्राही भी नहीं बन पाएगा। अतः काव्य को लयबद्ध बनाने के लिए, उसे हृदयग्राही बनाने के लिए और चिर अस्थायी बनाने के लिए भी काव्य में छंद की योजना की जाती है। अतः छंद वेद पुरुष के अंग है और वेद अति से प्राचीन है। अतः छंद की प्राचीनता प्यारे छात्रों इस उक्ति से स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि छंद अति से प्राचीन है। क्योंकि अगर वेद प्राचीन है तो छंद भी प्राचीन है, क्योंकि वेद पुरुष के ये क्या है? पैर है प्यारे छात्रों। तो आप इतना जाने। तो अब बात आती है प्यारे छात्रों कि छंद जो होते हैं वह छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ये छंद कितने प्रकार के होते हैं प्यारे छात्रों कि ये छंद निश्चित रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यारे छात्रों वर्णिक छंद, और दूसरा होता है प्यारे छात्रों मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या है? वर्णिक छंद आइए जानते हैं प्यारे छात्रों। वर्णिक का तात्पर्य ये है, जैसे शब्द से ही विदित हो रहा होगा कि इसमें वर्ण लिखा है तो वर्णिक, यानी कि जब काव्य में वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद जैसा कि दिख रहा होगा आपको, इसमें मात्रा दिख रही है, यानी काव्य में जब मात्राओं का परिगणन करने के बाद छंद का निर्धारण किया जाता है तो वह छंद मात्रिक छंद होता है प्यारे छात्रों। और मात्रिक छंद भी प्यारे छात्रों निश्चित रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो निश्चित रूप से ये वर्णिक जो छंद होते हैं प्यारे छात्रों ये संस्कृत में प्रायः होते हैं,
क्योंकि आर्या और गीति छंद को छोड़ दिया जाए अगर संस्कृत में, तो प्रायः जितने उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वंशस्थ, हरि गीतिका, मालिनी, शिखरणी, जितने छंद हैं शब्दरायाग्निक, वो सभी कैसे छंद हैं प्यारे छात्रों? वैदिक छंद हैं। और उसी प्रकार से आप वाल्मीकि रामायण को जाने, वह अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। पूरा वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप में लिखा है। श्रीमद आप भगवद गीता को देखें, 700 श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। या अनेक प्रकार के ऐसे आपको ग्रंथ मिलेंगे जो अनुष्टुप छंद में है। और अनुष्टुप छंद क्या है प्यारे छात्रों? वैदिक छंद है। तो आप जान चुके होंगे कि संस्कृत में प्रायः जो श्लोक आदि मिलते हैं वो किस छंद में लिखे गए हैं प्यारे छात्रों? वैदिक छंद में लिखे गए हैं। अब ये मात्रिक छंद, हिंदी के छात्र निश्चित रूप से मात्रिक छंद पढ़ेंगे। अब आप जाने प्यारे छात्रों कि ये मात्रिक छंद क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम विस्तारपूर्वक करते हैं। तो प्यारे छात्रों, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद जैसा कि हमने बताया था कि जब काव्य में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है तो वह छंद होता है मात्रिक छंद। प्यारे छात्रों, आप जानिए कि निश्चित रूप से छंद में 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद हो प्यारे छात्रों, प्रायः हालांकि वेदों में 1 चरण के भी छंद प्राप्त हुए हैं। 1 चरण से लेकर 27 चरण तक के छंद प्राप्त होते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल न मान के रखिए कि छंद में 4 ही चरण होते हैं या 8 चरण होते हैं या 6 चरण होते हैं, क्योंकि आप मात्रिक छंदों की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो मात्रिक छंदों में आप जाने प्यारे छात्रों, मुख्यतया कि छंद में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से 4 चरण होते हैं, जिसमें 1 और 3 की संख्या जो होती है छात्रों वो विषम होती है, इसलिए इस चरण को कहते हैं विषम चरण। और 2 और 4 प्यारे छात्रों गिनती होती है, तो निश्चित रूप से ये कैसा चरण होता है? सम चरण होता है। ये भी आप जाने कि सम चरण क्या है और विषम चरण क्या है। यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण जो होता है वो विषम चरण होता है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होता है वो सम चरण होता है। तो प्यारे छात्रों, आप जाने कि जब प्रथम और तृतीय चरण एक जैसी मात्राओं वाला हो और द्वितीय और चतुर्थ एक जैसी मात्रा वाला हो तो आधा मिल रहा है प्यारे छात्रों, तो यह छंद कैसा छंद होगा? अर्ध सममात्रिक छंद होगा। कैसा होगा प्यारे छात्रों? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। अगर कोई परिभाषा पूछे कि अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं प्यारे छात्रों, तो आप बता पाएंगे कि जब प्रथम और तृतीय चरण की छंद, प्रथम और तृतीय चरण का छंद निश्चित रूप से अलग मात्रा का हो, द्वितीय और चतुर्थ अलग मात्राओं का हो, आधा आधा मिल रहा हो, तो वो होता है अर्ध सममात्रिक छंद। और दूसरा चरण प्यारे छात्रों, आप जाने कि जब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इन चारों चरणों में समान मात्राएं हों तो निश्चित रूप से वह होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है प्यारे छात्रों? सममात्रिक। क्यों सममात्रिक हुआ प्यारे छात्रों? क्योंकि इसमें चारों चरणों में समान मात्राएं हुई। जैसे आप चौपाई को ले लें, चौपाई को ले लें, चौपाई में क्या है? 4 चरण होते हैं और सब में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती है। तो निश्चित रूप से प्रथम में भी 16 होंगी, द्वितीय में भी 16 होंगी, तृतीय में भी 16 होंगी और चौथे में भी 16 होंगी। इस प्रकार से यह कैसा छंद होगा? सममात्रिक छंद होगा। और तीसरा चरण जान ले छात्रों आप कि जब प्रथम चरण की मात्रा भिन्न हो, द्वितीय की भी भिन्न हो, तृतीय की भी भिन्न हो और चतुर्थ की भी भिन्न हो, तो वह होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। तो प्यारे छात्रों, आप जाने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के कोर्स में 2 छंद रखे गए हैं प्यारे छात्रों। पहला तो रखा है दोहा और दूसरा रखा है चौपाई। तो आप जान चुके होंगे कि दोहा कैसा है? दोहा अर्ध सममात्रिक है प्यारे छात्रों, दोहा अर्ध सममात्रिक है और चौपाई सममात्रिक है। तो 2 प्रकार के छंद कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो चलिए हम आज प्रारंभ करते हैं दोहा छंद। दोहा छंद। तो प्यारे छात्रों, चलते हैं हम दोहा छंद की ओर। तो देखें प्यारे छात्रों, सबसे पहले कैसे परिभाषा लिखी है। हम छंद, छंद का लक्षण होता है प्यारे छात्रों, तो आप परिभाषा हेडिंग नहीं डालेंगे, डालेंगे आप लक्षण। लक्षण, तो छंद का लक्षण लिखना पड़ता है प्यारे छात्रों, परिभाषा नहीं। रस की आप परिभाषा लिखेंगे, अलंकार की आप परिभाषा लिखेंगे, लेकिन छंद का क्या लिखेंगे आप? लक्षण लिखेंगे। तो लक्षण में आपको लिखना चाहिए प्यारे छात्रों कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है प्यारे छात्रों? अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम और तृतीय यानी प्रथम और तृतीय यानी विषम चरणों में
विषम चरणों में कॉमा हटाएं 13-13 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ यानी सम, ये सम चरण हुए। सम चरणों में अब दो इस कॉमा को हटाएं तो 24 आई, 24 में 13 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी कि जो सम चरणों में 11 हो। कहने का आशय यह हुआ कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 होगा। 11 मात्राओं का योग होता है। तो वह और साथ ही साथ सम चरण के अंत में एक गुरु तथा एक लघु की योजना होती है, वह छंद दोहा छंद होता है, दोहा छंद कहलाता है। इस तरह से आप छंद का लक्षण प्यारे छात्रों आप लिख पाएंगे। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें प्रथम और तृतीय चरण यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राओं का योग तथा द्वितीय एवं चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राओं का योग होता है। साथ ही साथ सम चरण के अंत में एक गुरु वर्ण तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है। इतना प्यारे छात्रों आप जानते रहे। चलते हैं, हम देख लेते हैं उदाहरण कोई। जैसे ये हो गया उदाहरण। तो अब प्यारे छात्रों अब इसमें देखें, हम आप छात्रों से पूछना चाहते हैं कि इसमें सम चरण और विषम चरण कौन है। तो आपको समझने के लिए भरतय हो ही न राज में, तो आप देखिए एक चरण हो गया। फिर कबहू की काजी सीकरण आप देख रहे हैं एक चरण हो गया। तो अगर यहाँ पर लाइन खींच दे तो प्यारे छात्रों ये विषम चरण निकल आया और बाद का सम चरण निकल आया, यानी ये दोनों विषम चरण हुए और ये दोनों सम चरण हुए। तो आप देखें अब अपने छंद के इस लक्षण को यहाँ पर मिलाएं, देखें घटित हो रहा है क्या। तो आप इसको देखें कि आप भरतय चले हम स्वरांकन करते हैं। भ में लिखते हैं लघु है, भरत इसमें भी छोटी है तो लघु है। भरतय हो ओ की मात्रा है, गुरु है, लघु है। न गुरु है, आ है, ज लघु है, म लघु है, दो लघु है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11 1 12 1 13, यानी कि एक चरण पहले चरण में कितना हुआ 13 हुआ। फिर चलते हैं हम तीसरा जोड़ते हैं कबहू 1 2। और प्यारे छात्रों आप जानते रहे चंद्र बिंदु होगा तो लघु होगा, लेकिन जब अनुस्वार केवल होगा तो गुरु होगा। कि लघु का गुरु बड़ी की मात्रा है गुरु, सी गुरु लघु है, लघु लघु। अब इसको भी जोड़ लीजिए तो 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और 13, यानी इसमें भी यानी प्रथम द्वितीय तृतीय यानी तृतीय चरण में भी प्यारे छात्रों कितना मिला 13। आप ऐसा पढ़े भी थे कि प्रथम और तृतीय में 13-13, तो आप दोनों में 13-13 देख रहे हैं कि इसमें मात्राएं घटित है। आगे देखें, आप द्वितीय में देखें तो विधि 2 लघु, हरि 2 लघु, हर 2 लघु, पद 2 लघु और अंत में एक गुरु और एक लघु, जो कि आप सम चरण में आपने ऐसा परिभाषा लक्षण आपने लिखा है कि सम चरण के अंत में एक गुरु होगा वर्ण, एक लघु होगा, और यहाँ पर आपने देखा एक गुरु है और लघु है। तो इस प्रकार इसको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, इसमें 11 है। चलते हैं इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसमें छी है, बड़ी मात्रा है, गुरु है, र देख लेते हैं लघु है। लेकिन आप प्यारे छात्रों देखिए यहाँ तो स में इकार है, छोटी है, होना चाहिए लघु, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि जुड़वा वर्ण है। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे प्यारे छात्रों, जहाँ 2 संयोगी व्यंजन ध्वनियां होती हैं उसके पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि न और ध ये सहयोगी व्यंजन ध्वनियां मिली हुई हैं, अतः पूर्व का जो स्वर है वह गुरु हो जाएगा, इसलिए स का इकार जो है वो गुरु हो जाएगा और वो तो लघु रहेगा ही, लगेगा कि उ है इसमें।
तो क्योंकि प्यारे छात्रों यहाँ हम व्यंजनों में स्वर नहीं लगाते, ये स्वरांकन जो होता है स्वरों में होता है, इसीलिए कहा जाता है स्वरांकन यानी स्वरों का अंकन। काव्य में हम स्वरों पर चिन्ह लगाते हैं, व्यंजनों पर नहीं लगाते, इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो सिंधु इसी तरह से बी लघु है, न गुरु है, सा की, और यहाँ पर भी गुरु और लघु अंत में आ गया, यानी समचरण के अंत में आपने देखा गुरु लघु गुरु लघु। जोड़ लेते हैं इसको भी, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो आपने देखा समचरण में कितनी कितनी मात्राएं मिली प्यारे छात्रों, 11 है 11। तो ये दोहा छंद का लक्षण पूर्णतया इसमें घटित तो हो रहा है और यह उपयुक्त उदाहरण होगा, इसको छात्र तैयार कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला छंद लेकर के हम प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।